बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की वो सरगर्मियाँ और मसनूआत या दूसरी चॉइसेस जो ये प्रमोट करते हैं, इन सब के आवाम की सेहत पर असरात जो कि चंद केसेस में मस्बत भी हो सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और इसी तरह की दूसरी मसनूआत का बनाना। लेकिन ज़्यादातर केसेस में सेहत पर ये असरात मनफी ही हैं। जैसा कि यही प्राइवेट सेक्टर सिगरेट नोशी को प्रमोट करता है और हमें पता है कि सिगरेट पीने वाले 50% लोग सेहत के मसाइल से मरेंगे और हर साल 80 लाख लोग तंबाकू नोशी से मरते हैं। इसी तरह अल्कोहल को प्रमोट करने वाले हैं और फास्ट फूड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन सेहत के लिए मुज़र है। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस वगैरह, इसके अलावा 20% खुदकुशियाँ ये कीड़े मार दवाएं पीने की वजह से होती हैं। एंड द लिस्ट गोज ऑन। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पिछली कुछ दहाइयों से इस प्राइवेट सेक्टर के हमारी सेहत पर असरात ओवरऑल मनफी ही रहे हैं। कॉरपोरेशंस यानी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे फैक्टर्स के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें शामिल है गालिब बयानिया यानी डोमिनेंट नैरेटिव को कंट्रोल करना, कवानीन और तरीके कार बनाना जिनसे मुआशरा चलता है, आम लोगों के हकूक, उनका रहन सहन और वर्किंग कंडीशंस का तयन करना, इल्म और नए आइडियाज़ की ओनरशिप ले लेना, सियासी माहौल जैसे लॉबिंग करना, प्रेफरेंस शेपिंग यानी लोगों की तरजीहात को अपने हिसाब से तशकील देना। इसके लिए इनके पास अपने तर्जुमान होते हैं, ओपिनियन लीडर्स होते हैं और फिर ये मीडिया को भी अपने साथ मिला लेते हैं। कानूनी माहौल को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि हमने एक पार्ट में इंडेमनिटी बॉन्ड्स पर बात की थी। इस सब के अलावा गैर कानूनी माहौल को भी कंट्रोल किया जाता है, जैसे अगर कोई आप पर तनकीद करे तो उसे चुप करा दिया जाता है, आपके खिलाफ कोई ट्वीट कर दे तो ट्विटर अकाउंट ही बंद करवा दिया जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो mRNA वैक्सीन के केस में फाइजर वैक्सीन ने सारे के सारे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि फाइजर कंपनी ने एक ऐसी प्रोडक्ट से अरबों डॉलर्स कमाए हैं कि जिसे अगर कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल वैक्सीन से तो इसकी सेफ्टी और अफादियत बहुत ही कम है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉरपोरेशंस लोगों की तरजीहात को शेप करती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो इतनी कामयाबी से कर कैसे पाती हैं? द आंसर इज media. The vaccine 95% effective in trials. Pharmaceutical giant Pfizer just announced moments ago that its coronavirus vaccine is 95% effective. Vaccine against coronavirus has proved 90% effective. कोई 6-7 कॉरपोरेशंस हैं जो 80 से 90% ग्लोबल मीडिया मार्केट को कंट्रोल करती हैं, यानी तकरीबन हर वो चीज़ जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं इन्हीं से आती हैं। प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में एडवर्टाइजिंग पर कंट्रोल एडिटोरियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। मसलन क्या कभी आपने जियो न्यूज़, ARY न्यूज़ और दूसरे बड़े मीडिया चैनल्स पर KFC, मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला वगैरह के सेहत पर मुज़र असरात के बारे में कभी भी कोई स्टोरी देखी है? आई एम श्योर कि नहीं देखी होगी, क्योंकि सारा दिन तो ये लोग उन्हीं के कमर्शियल्स चलाते रहते हैं और जिस दिन इन्होंने ऐसा किया तो एडवर्टाइजिंग के पैसे आना बंद और चैनल का हो जाना है नुकसान जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो यू वोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट दीज कॉरपोरेशंस। ये तो हुई बात अपने लोकल मीडिया की। इंटरनेशनल मीडिया का भी यही हाल है। मसलन BBC, जिसे बरतानिया में न्यूज़ का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद जरिया माना जाता है। डॉक्टर मल्होत्रा BBC के बारे में लिखते हैं कि कोरोना वायरस के इशू को लेकर, जिसमें गवर्नमेंट का प्रेशर भी शामिल हो सकता है, BBC की रिपोर्टिंग बहुत ही ख़राब रही है और वैक्सीन के मामले में तो ये गाफिलाना हद तक ख़राब रही है, जिसकी उन्होंने 2-3 मिसालें दी हैं। मसलन टेनिस के मशहूर खिलाड़ी नोवेक डिजोकोविच ने वैक्सीन न लगवाने का फैसला लेने की वजाहत देते हुए कहा कि मैं ये वैक्सीन नहीं लूँगा जब तक कि इसके फ़वाइद और नुकसानात की और मालूमात फराहम ना हो जाएं, जो कि बिल्कुल सही बात थी उस टाइम। अब रिपोर्टर को कहना चाहिए था कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर उल्टा उस खिलाड़ी से सवाल करता है कि आपको और कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब वो रिपोर्टर आवाम की जगह कंपनी का माउथ पीस बना हुआ है, जबकि वो ये मेंशन नहीं करता कि डिजोकोविच को पहले से कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है, जिससे उसे कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त मिल चुकी है। और तहकीक ये बताती है कि नेचुरल इम्यूनिटी हासिल हो जाने के बाद दोबारा री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हैं और अगर हो भी जाए तो उसकी शिद्दत बहुत ही कम होती है। इसके अलावा तहकीक ये भी बताती है कि जिस बंदे को नेचुरल इम्यूनिटी हासिल हो चुकी और उसे वैक्सीन लगाई जाए
तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। मजीद यह कि बीबीसी ने डॉक्टर मलोन के बारे में ये झूठ फैलाया कि वो एक एंटी वैक्सर हैं, यानी वैक्सीन के खिलाफ हैं, लेकिन शायद बीबीसी ये मेंशन करना भूल गई कि डॉक्टर मलोन खुद mRNA टेक्नोलॉजी के को इन्वेंटर हैं, वही सेम टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वैक्सीन बनाई गई। और डॉक्टर मलोन ने अमेरिका में गवर्नमेंट लेवल पर वैक्सीन डेवलपमेंट में 20 साल लगाए हैं। इसके अलावा वो खुद उन पहले अफराद में शामिल थे जिन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन के पहले 2 डोजेस लिए। मजीद बरआं बीबीसी ने एक स्टोरी को कवर ही नहीं किया जो कि शायद इस वबा की सबसे अहम स्टोरीज में से एक थी और जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा बाअसर मेडिकल जर्नल में से एक ने शाया की। द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने बाकायदा सबूतों के साथ बताया कि कैसे फाइजर कंपनी ने वैक्सीन बनाने के स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाई, डेटा को फाल्सिफाई किया और इनकॉम्पिटेंट बंदे भर्ती किए वगैरह वगैरह। तब इस पर मैंने भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। अमेरिका में सेनेटर रॉन जॉनसन जो हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर बहुत सारी सेनेट हियरिंग्स मुनक्किद कर रहे थे जिन्हें मीडिया में दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर सेनेटर ने कहा कि इस गंदी सियासी चाल में मेन स्ट्रीम मीडिया भी साजिश का एक हिस्सा है, क्या इनका भी एहतसाब किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मुसलसल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इनका तो बिजनेस मॉडल ही ये है कि वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर इंगेज्ड रखें किसी भी कीमत पर, और इसकी कीमत ये है कि मुआशरे की सच्चाई तक रसाई बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हर उस चीज़ को सेंसर कर देते हैं, यानी ब्लॉक कर देते हैं जो मेन स्ट्रीम बयानी के खिलाफ जाती है। हत्ता कि इन्होंने द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की तहकीकात जो फाइजर वैक्सीन ट्रायल के फ्रॉड के बारे में थी उसे मिस इन्फॉर्मेशन लेबल कर दिया और लोगों को उसे शेयर करने से रोक दिया। इस पर जर्नल के एडिटर इन चीफ ने मार्क ज़करबर्ग को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने फेसबुक के फैक्ट चेकर्स को लताड़ते हुए लिखा कि होना तो ये चाहिए था कि आप मेटा कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा मेडिकल इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने पर लगाते, लेकिन आपने ये अहम काम ना है लोगों के हवाले कर दिया है। एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि फेसबुक ने एक दवासाज कंपनी द मर्क फार्मा के साथ पार्टनरशिप की है इस चीज़ का फैसला करने के लिए कि कोविड-19 और वैक्सीन के मुतालिक किस कंटेंट को सेंसर किया जाएगा। क्या फेसबुक को पता नहीं कि मर्क कंपनी अपने एक पेन किलर के लिए फ्रॉड में मुलविस पाई गई थी, जिसके लिए उस पर अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े जुर्मानों में से एक जुर्माना आयद किया गया था। कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के लिए द नंबर 1 रिस्क फैक्टर इज एज, यानी बंदे की उम्र। इसके बाद सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था ओबेसिटी, यानी मोटापा। कोरोना की वजह से 90% से ज्यादा अमवात उन ममालिक में हुई जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीज है। मिसाल के तौर पर एक 50 साल एडल्ट जो सिगरेट नहीं पीता, जिसका वजन सही है और थोड़ी बहुत वर्जिश भी करता है, तो उसे कोविड-19 हो जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस हैं 1 in 1521, जबकि एक स्मोकर जो मोटा भी है और ज़्यादा वर्जिश भी नहीं करता उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस हैं 1 in 327। बरतानिया में कोरोना वायरस से 2020-21 में होने वाली 1,75,256 अमवात में से 10% से भी कम के डेथ सर्टिफिकेट्स पर सिर्फ कोविड-19 एज अ काज ऑफ डेथ मेंशन किया गया था, यानी बाकी की 90% से भी ज्यादा अमवात उन लोगों में हुई जो पहले से किसी मेटाबॉलिक डिजीज में मुब्तला थे। तो गवर्नमेंट और मेडिकल अथॉरिटीज को चाहिए था कि वो मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते और इस पर काम करते। एक अंदाजे के मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से 40% कैंसर्स और 75% दिल की बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को सबके लिए ज़रूरी करार देना, वैक्सीन पासपोर्ट्स और दूसरे गैर ज़रूरी अनएथिकल और ज़बरदस्ती के अहकामात का कभी कोई सबूत मौजूद नहीं था। डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को कोविड-19 वैक्सीन के बेनिफिट्स और हार्म्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, और वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर डॉक्टर और पेशेंट एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते थे। लोगों की मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाया जाए जिससे उन्हें मुदाफियत हासिल होगी, न सिर्फ इन्फेक्शन बल्कि कैंसर,
دل کی بیماریوں اور ڈیمنشیا سے بھی۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ گمراہ کن انفارمیشن کو روکا جائے اور ریئل ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کی طرف آیا جائے۔ یہاں اختتام ہوتا ہے ہماری 7 پارٹس سیریز کا۔ امید ہے میری طرح آپ بھی ان ہوش ربا انکشافات اور معلومات سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔